हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार और आप देख रहे हैं IRA इंटेलिजेंस रीडिफाइन एकेडमी। सबसे पहले बताएं कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मज़े में? तैयारी कैसी चल रही है? सही चल रही है? अगर अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रही है तो भाई शुरू कर दो। एग्जाम्स आ गए हैं और अगर अभी तैयारी नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमारा MCQs का सेशन चल रहा है जिसमें वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 12 चैप्टर्स एंड दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। हम जल्दी ही साइंस भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टैटिस्टिक्स विच इज चैप्टर नंबर 13th। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। मीन दिया हुआ है आपको, मीन बोले तो x बार विच इज 14 और मीडियन आपको दिया हुआ है, कितनी वैल्यू है? 15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड? मोड निकालने के लिए बोल रहा है। बड़ा ही आसान सा यह सवाल है उस बच्चे के लिए जिसे इसका रिलेशन पता है। रिलेशन क्या होता है पहले आप खुद से देखो, उस रिलेशन में वैल्यू पुट करो एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। जल्दी, शाबाश, फटाफट करना है। क्या रिलेशन होता है आपका? मोड का रिलेशन होता है थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। आप इसे जैसी मर्जी याद कर लो। आप इस मीन को यहां पर ले आओ, ट्वाइस ऑफ मीन इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस मोड, जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे मोड की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने मोड को यहां लिखा, उसको मैं उधर ले गया, एक ही बात है। तो मोड निकालना है थ्राइस ऑफ मीडियन। मीडियन कितना है? 15। 3 इंटू 15 45 माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मीन कितना है? 14। तो कितना आ गया? 45 माइनस 28 कितना होता है? 17। 28 और 10 38 और 7 45, तो 17 इज द राइट आंसर। ओके, आसान सा ये सवाल था, रिलेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द गिवन डेटा द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। बहुत बढ़िया सवाल है ये, आपका आया भी हुआ है CBSE के अंदर। क्या निकालना है? अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, इन दोनों के डिफरेंस की वो बात कर रहा है। आप मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चेक करेंगे, ओड है या इवन है उससे। आप पहले खुद से ट्राई करो प्लीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई द क्वेश्चंस योरसेल्फ, अदरवाइज देखो मैं तो करवा ही रहा हूं इधर, ठीक है। खुद से मेहनत करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चन आपका चल रहा है वैसे वैसे आप भी ट्राई करते चला करो, तब मजा आएगा, तब अच्छा स्कोर आएगा। पहले बात करते हैं मीडियन क्लास की। इनको सबको प्लस कर लो एक बार, जिससे टोटल n हमारे पास आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी। फिर हम चेक करेंगे वो ओड है या इवन है। मीडियन क्लास उसके बाद की बात है। चलो भाई, 4 और 5 9, 13 और 9 22, 22 और 20 42, 42 और 10 52, 52 और 4 56, 56 और 4 60, 60 और 7 67, 67। n आया 67। 67 क्या है? ओड है इवन है? ओड है। ओड के लिए क्या करते हैं? +1/2। तो 67 + 1 68, 68/2 कितना आ जाएगा? 34। समझ गए? हाँ है ना? तो 34 चेक करो कहां पर है। 34 क्या होगा? जो वैल्यू है या उससे जस्ट बड़ा, 20 से जस्ट बड़ा, मतलब ये 34 चेक कर लो। 34 हो या उससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं, कहां पे चेक करते हैं बताओ? CF में चेक करते हैं, यही कहानी होती है। तो एक काम करो, मैं यहां पर ही CF के लिए कॉलम बना देता हूं, इसके साथ में ही। बताओ क्या वैल्यू आएगी? पहली वैल्यू सेम एज इट इज, अगले में 4 और 5 9 ऐसे ही आता है ना। दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू वो यहां पे आता है। फिर 9 और 13 वो यहां पे आता है 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 7 63, 63 और 4 67। हाँ या ना? तो ये जो वैल्यू आपके पास आई 34, इसे कहाँ चेक करते हैं? इसे यहाँ चेक करते हैं CF के अंदर। दिस इज योर CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो या तो 34 हो या उससे जस्ट बड़ा हो। तो 34 से जस्ट बड़ा क्या है? 42। तो ये वाली जो आपकी लाइन है, ये वाली, ये आपका कॉलम, ये रो, ये पूरी की पूरी आपकी बन गई मीडियन क्लास के लिए। किसके लिए बन गया? ये आपका बन गया मीडियन क्लास के लिए। ये पूरी की पूरी रो को मैं कंसिडर कर रहा हूं। ये रही इसकी लिमिट्स, लोअर लिमिट, अपर लिमिट।
डिफरेंस निकालने के लिए क्या बोला इसने कहा अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो ये रही मीडियन क्लास, इसकी अपर लिमिट क्या है 145। माइनस में क्या करूंगा वो मैं यहां पर लिखूंगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। माइनस में क्या करना है, आगे लिखा हुआ है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या है, मोड। तो मोड में मोड कहां चेक करते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कितनी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, चेक कर लो फ्रीक्वेंसी में, ये रहा 20 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये भी इत्तेफाकन ऐसा हो गया कि इसी में लाई कर रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और में लाई करे, तो उसकी हम लोग क्लास ले लेंगे जो वो बोलता है। जैसे लोअर लिमिट बोला हुआ है तो लोअर लिमिट ले लेते हैं, अगर वो किसी ऊपर में लाई करता, ये इत्तेफाकन इसी में लाई कर रहा है, मीडियन क्लास वाली में ही लाई कर रहा है, तो ये होगी इसकी लोअर लिमिट 125। सो माइनस 125 कितना आ गया 20, ये 20 इज द राइट आंसर, ये इसका डिफरेंस आ गया। समझ गए। अगर वो ऐसा हो जाता, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई वैल्यू होती, मान लो एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मुझे समझाने के लिए, मान लो हाईएस्ट वैल्यू यहां पर होती इस वाले के लिए, तो आप क्या करते 105 यहां पे माइनस करते। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आते हैं और आ भी सकते हैं आगे भी। देखो एक बार 4-5 सेकंड लो, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास, जल्दी शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A set of numbers consist of 3 fours, 3 fours, okay, 2 5s, मतलब 3 बार 4 है, ऐसे बोल रहे हैं, समझना इसका मतलब, पहले इसके मीनिंग समझो। 3 fours का मतलब है 1 2 3, ये बोल रहे हैं 3 बार 4 है। 2 5s 2 बार 5 है, 6 बार 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, आगे करने की जरूरत है नहीं। 6 6 8 8, 8 बार 8 है और 7 बार 10 है। व्हाट इज द मोड ऑफ दिस कलेक्शन, इसका मोड क्या होगा, इसका मोड तो 8 ही होगा। मोड क्या होता है, सबसे ज्यादा बार जो अकर कर रहा है वही हमारा मोड होता है ना। सबसे ज्यादा बार कौन कर रहा है, 8 कर रहा है, कितनी बार कर रहा है 8 बार कर रहा है, तो 8 इज द राइट आंसर। ओके ये जान के लिखा मैंने कि ये वैल्यूज दी क्या हुई है, ये समझाने के लिए यहां पे लिखा, तो दिस वाज इजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, दिस क्वेश्चन इज गुड। थोड़ा सा सोचो कैसे से सॉल्व करोगे। अब ये क्वेश्चन वो बच्चा कर पाएगा जिससे बेस आता है। द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस, डिस्टिंक्ट क्या होता है, डिफरेंट। The median of a set of 9 different observations is 20.5. ये given आपको median. If each of the largest 4 observations of the set is increased by 2, then the median of the new set. यहां इस क्वेश्चन को दिमाग से पढ़ो, लॉजिक लगाओ प्लीज एक बार। देखना कितनी ऑब्जर्वेशन है, 9 ऑब्जर्वेशन है। मैंने 9 ऑब्जर्वेशन लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया। क्या बोल रहे हैं, इन 9 के 9 का मीडियन है 20.5। भाई मेरे मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू। तो अगर 9 है 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ये जो बीच वाली वैल्यू है ये कितनी दी हुई है, ये 20.5 है। कोई डाउट यहां तक। What is the meaning of median? The middle value. मिडिल वैल्यू हमारे पास आ गई, क्योंकि टोटल 9 टर्म्स थी, 9 टर्म्स में 5th जो टर्म होगी वो आपका मीडियन होगा, 20.5 है। अब आगे पढ़ो, इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4, अब मुझे क्या पता लार्जेस्ट 4 कितनी है, लार्जेस्ट 4 कौन सी है, मैंने क्या कहा, बेस पता होना चाहिए। जब भी हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर ऑलवेज रिटन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सभी के सभी वैल्यूज किसमें होती हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। इट मींस दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन द हायर, देन द हायर, देन द हायर, देन द हायर, एंड द क्वेश्चन इज ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4। तो लार्जेस्ट 4 कौन सी होंगी, ये आपकी लार्जेस्ट 4 होंगी। सबसे बड़ी ये, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। क्लियर है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्यों, क्या हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं कर सकते, कर सकते हो आप, डिक्रीजिंग में कर लो। अगर डिक्रीजिंग में करोगे तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे, तो इसको आप ले लेना, क्या फर्क पड़ता है, आंसर एक ही आएगा। नाउ इसने कहा इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर मीन सब में 2 2 प्लस कर दूं, जो भी ये वैल्यू थी एक्सक्यूज मी, जो भी ये वैल्यू थी इसमें भी +2 कर दिया आपने, अगले वाले में भी +2, अगले में भी +2, अगले में भी +2। सवाल क्या है, देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट इज,
इसका मीडियन क्या होगा, क्या फर्क पड़ रहा है, इस मीडियन में क्या बदलाव आएगा अगर मैं इनकी वैल्यूज चेंज कर दूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर आप ये सवाल मीन के लिए पूछते तो फर्क पड़ जाता, लेकिन यहां पर आप क्या बोल रहे हैं, मीडियन। मीडियन तो सेंट्रल वैल्यू होती है, सेंट्रल वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इनमें चाहे 50 ऐड कर दो, क्योंकि सेंटर में जो वैल्यू हो तो वहीं पे रहेगी। क्या सेंटर वाली वैल्यू का प्लेस चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला। ओके तो जो वैल्यू सेंटर में है उससे चाहे पीछे वाली की वैल्यू आप चेंज कर दो, प्लस कर दो, चाहे आगे वाली में प्लस कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। सो मीडियन विल रिमेन द सेम। सो कहां पर है, it remains the same as that of the original set. So D is the right answer. ठीक है सर, D इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, देखो एक बार ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स। मतलब मुझे पता लग गया पहले ही n कितना है, 60 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है। द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इन द गिवन डेटा। अपर लिमिट निकालनी है, किसकी निकालनी है, मीडियन क्लास की। पहले मीडियन निकाल तो लो, कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 60 है ना। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो इवन वाले में कैसे निकालते हो आप, 60/2, क्या वैल्यू आएगी, 30 आपके पास आएगा। अब सवाल ये आता है सर लेकिन इस 30 के मेरे चेक तो करूं पहले कहां पर है, पहले अपनी CF निकाल दो, इसके पास बाद में आएंगे, यहां पर CF निकाल लो पहले एक बार। ये CF निकाला, 15 एज इट इज, 15 और 13 28, 28 और 10 38, 38 और 8 46, 46 और 9 55, 55 और 5 60। मतलब अगर ये लास्ट वाली वैल्यू आपके पास टोटल वैल्यू के इक्वल आ रही है मतलब आपने सही किया है, अगर ये कुछ और आ रहा है तो मतलब आपने गलत किया है, राइट। दिस इज जस्ट अ वे टू अंडरस्टैंड। नाउ चेक इट आउट। अब देखो n हमारे पास 60 है। अब हम लोग क्या करते होते हैं कि n आपने चेक कर लिया, उसके बाद बाई 2 कर दिया। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो क्या करते हैं आप, आपका फॉर्मूला होता है, आप यूज करते हैं n/2th ऑब्जर्वेशन, n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, और इन दोनों को प्लस करके y में आप 2 करते होते हैं, है ना। वही आपका मीडियन आपके पास आता होता है, हाँ सर यही आता होता है। मुझे निकालना क्या है, मीडियन क्लास निकालना है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को एक बार यूज करो कि कौन सी वैल्यू मैं लेने वाला हूं, जल्दी बताओ फटाफट। इस वाली वैल्यू के बिहाफ पे सॉल्व करोगे या इस वाली वैल्यू के बिहाफ पे सॉल्व करोगे, ये कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के माइंड में, बहुत सी गलतियां करते हैं, बहुत गलतियां होती हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। जब भी ऐसी वैल्यू आपके पास हो, आपने 60/2 आपने निकाल दिया, तो आपने एक आगे 30th ऑब्जर्वेशन और उससे अगली ऑब्जर्वेशन, उन दोनों का मीन आप निकालते होते हैं। तो n/2 जो आपके पास आया, जो भी आपके पास n/2 करने पे वैल्यू आती है उस वैल्यू को चेक कर लो, या तो वो या उससे जस्ट बड़ा। ओके तो कहां पर है, ये रहा 38। 30 तो है नहीं, 30 से जस्ट बड़ा क्या है, 38 है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मीडियन क्लास आ गई। क्या पूछा इसके अंदर, अपर लिमिट कितना है, 165 कहां पर है, तो ये रहा A इज द राइट आंसर, 165 इसका राइट आंसर होगा। गलतियां मत करना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, एनसीईआरटी अपनी उठा लो, उसके अंदर से सारा बेस पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई भी गलती मत करो, ध्यान से पढ़ते हुए चलो। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, चले आओ। बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान से पढ़ने वाला सवाल है। While computing the mean of a group data, अगर किसी ग्रुप डेटा का मैं मीन निकालता हूं, we assume that this is THAT, we assume that the frequencies are, the frequencies क्या होंगी, evenly distributed, centered at the class mark of the class, centered at the upper limit, centered at the lower limit, क्या होगा। मीन निकालना है ग्रुप डेटा का, उस केस में क्या लेंगे आप लोग हमेशा, यू विल बी टेकिंग ऑफ द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। कैसे, आप जब भी अपना CI बनाते हैं, CI कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन चलता रहेगा। फिर आपका FI होता है, आपकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 6 एंड सो ऑन। फिर आप XI जो
xi निकालनी पड़ेगी। xi के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, वही करते हैं। तो सिंपल सी सेंस है, जब हम मीन निकालेंगे तो मीन हमेशा क्या होता है, मीन इज द मीन वो वाली वैल्यू, वो एवरेज वैल्यू होती है जो सबके लिए लाई कर रही है। ऐसा नहीं होता कि हाईएस्ट वाले के लिए वो वैल्यू काम करेगी या लोवेस्ट के लिए काम करेगी, वो सबके लिए काम करेगी। समझ गए? तो यस, दिस विल बी ऑलवेज टेकन विद द सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये भी इसी का भाई है, पढ़िए ध्यान से। इन द फॉर्मूला x, ये मीन का मतलब यहां पे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्चुअली ये x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। समेशन बोल दो, एक ही बात है। किसका फॉर्मूला है? अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है, राइट? अब क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए? फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डेटा डीज आर डेविएटेड फ्रॉम ए। अच्छा, अब मुझे पहले बताओ d का फॉर्मूला क्या होता है? d का फॉर्मूला होता है आपका di इज इक्वल टू xi माइनस a, हाँ या ना? यही होता है ना? अब इसने यही बोला कि डीज आर डेविएटेड फ्रॉम a ऑफ व्हाट? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, अपर लिमिट ऑफ द क्लास या मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। ये रहा सी, ये आपका इसका सही उत्तर है। फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हमेशा किस में से काउंट होता है? मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस के बिहाफ पे। अब ये कैसे पता होगा? हालांकि मैंने बता भी दिया है, बट ये आपको पहले जब आप क्वेश्चन निकालने स्टार्ट करते हैं, तो जब आप मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, उस फॉर्मूला में जो हर एक वैल्यू होती है हमें वो पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है, इसमें ये a क्या है? अज्यूम्ड मीन। किसे अज्यूम करेंगे, किसे नहीं करेंगे, या किसी को भी कर सकते हैं, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। fi फ्रीक्वेंसी di, मैंने बताया xi माइनस a होता है सिग्मा fi सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज या फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एक ही बात है। सो इस केस के अंदर जो d होगा दैट इज डेविएटेड फ्रॉम a इज टेकन विद द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। ओके, क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा सवाल है। di की वैल्यू xi माइनस a, हमें पता है तो ऑलरेडी कि जो di का फॉर्मूला होता है वो होता है xi माइनस a। सिग्मा fi 25 दिया हुआ है, सिग्मा fi इज इक्वल 25, इसे मैं n बोल दूं, एक ही बात है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स a 250 है। अब a क्या होता है? अज्यूम्ड मीन। अब यहां से पता लगा लो कौन सा फॉर्मूला पुट करने वाले हो। x बार आपको मीन भी दिया हुआ है इज इक्वल टू 250। फाइंड द वैल्यू ऑफ fi di। पहले फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। ओके, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, दिस हैज बिकम क्वाइट इजियर नाउ। x बार गिवन है, ये रहा, पुट कर दो यहाँ पर, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पर 250 इज इक्वल टू a कितना है? अज्यूम्ड मीन कहाँ गया? ये रहा, ये भी 250 है, प्लस सिग्मा fi di। मुझे सिग्मा fi di निकालना है, इसे ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपॉन सिग्मा fi कितना है? ये रहा आपका 25। निकालो। अब इसमें एक वैल्यू कुछ और हमारे पास di दिया हुआ है, di इज इक्वल टू xi माइनस a, ये तो पता है हम लोगों को पहले से ही। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब थोड़ा सा सोचो कि इस di को मैं कहां पर यूज करूं। इसने di बोल दिया xi माइनस a, क्या इसको यूज करने की जरूरत है या इसके बिना यूज करके मेरा आंसर निकल जाएगा? सिग्मा fi di मुझे निकालना है। इसको अगर मैं यहाँ पे रखूं, बाकी सबको उठा के यहाँ पे ले आऊं, एक ही बात है, एक ही बात है। बड़ा आसान सा है। ये दोनों कट हो गए, कट होने के बाद यहाँ पे कितना बचा? सिग्मा fi di अपॉन 25। बताओ, जल्दी बोलो जल्दी। आंसर्स 0, -2, 20, 50। जल्दी बताओ। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन है ना, बिल्कुल एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, जो आपको इस तरह से थ्योरेटिकल वे में वैल्यूज गिवन आपको होंगी, आपको देंगे और ये निकालने के लिए बोल देगा, ये ऐसी वैल्यूज निकालने के लिए बोल देंगे। ठीक है, कितना इसका आंसर आ गया? 0। ये इधर ये ऑलरेडी ऑब्वियस है, ये कट गया, यहाँ पे आगे माइनस हो गया, ये बोल दो, यहाँ पे कितना बचा? 0। एंड समथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी इक्वल टू 0 ओनली। तो सिग्मा fi di की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी 0 ही आ गई। ओके, सो 0 इज द राइट आंसर। चलें आगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन आपका इसी साल आया था सर, जब आपका एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें ये सवाल पूछा जा चुका है। क्या है? फॉर सम डेटा x1 x2 up to xn with respective frequencies f1 f2 up to fn, the value of fi xi minus x is equal to, बताओ क्या होगा? जल्दी ट्राई करो एक बार। इतना सा ध्यान लगाना है, इतना सा दिमाग बस यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस गिवन है आप लोगों को, थोड़ा सा सोचो क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जल्दी शाबाश ट्राई करो। ये ना एक्स बार है इधर, दिस इज एक्स बार, ये एन एक्स बार है, एन एक्स बार। लिख दूं मैं क्या बोल रहा है ये बोल रहा है डेटा, डेटा का मतलब एक्स आई, फ्रीक्वेंसी का मतलब एफ आई। क्या क्या गिवन है? x1 x2 एंड सो ऑन चलता जा रहा है अप टू xn। ऐसी फ्रीक्वेंसीज बोल रहा है। ये आपका दिया हुआ f1, आपका दिया हुआ f2 एंड अप टू fn, ये आपको गिवन है। इसने बोला द वैल्यू ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे बतानी है। इजी कर दिया थोड़ा सा मैंने टेबल की फॉर्म में। अब निकाल के देखो, मीन का फॉर्मूला लगाओ, उस फॉर्मूले से रिलेट करो और सोचो क्या आपकी वैल्यू आ सकती है। जल्दी शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट फॉर्मूला ही लगाना है, कुछ नहीं करना। टेक सम टाइम, ट्राई योरसेल्फ, जल्दी करो। बेसिक फॉर्मूला ऑफ द मीन आया आंसर? मैं करवाता हूं अगर नहीं आया तो। यार एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां ले आओ, एक्स आर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। हो गया? ठीक है। अब एक बार ये देखो आपको निकालना क्या है, हमें किस चीज की जरूरत है? हमें जरूरत है इस चीज की, सिग्मा एफ आई और ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार। कैसे आएगा? अगर मैं इस पूरे को उठा के यहाँ पे ले आऊं, ये माइनस का हो जाएगा। मतलब ये हुआ, मैं ये कह सकता हूँ एक्स बार इंटू सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई विल बी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको यहां मल्टीप्लाई में ले आया, इसको उठा के इधर ले आया। क्यों लेके आया? क्वेश्चन की डिमांड थी, क्वेश्चन में बोला था कि आपको ये निकालना है। अब मतलब ये हुआ कि इसके बाहर एफ आई है, मतलब ये कॉमन रहा होगा। एक ही बात है, अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ में। तो यहां पर देखो, ये टर्म, ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन है? सिग्मा एफ आई कॉमन आ रहा है, और कॉमन के साथ जो बचा आपके पास वो आंसर भी आ जाएगा। देखो जरा, दोनों में सिग्मा एफ आई कॉमन निकाल दो, सिग्मा एफ आई कॉमन निकाल दिया, कितना बचा? यहां बचा एक्स बार माइनस यहां बचा आपके पास एक्स आई इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से माइनस अगर मैं बाहर निकाल दूंगा तो ये बन जाएगा माइनस सिग्मा एफ आई, मुझे ये चाहिए था एक्स आई माइनस एक्स बार, साइन हो गई चेंज, एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि आपने -1 को बाहर निकाला है। हाँ या ना, एक ही बात है ना। तो अगर -1 को मैंने बाहर निकाला है तो दूसरे वे में मैं ये बोल दूं इसको, ये -1 बाहर मल्टीप्लाई में है, एक ही बात है। ये बाहर मल्टीप्लाई में, ये वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 अपॉन -1 क्या होगा? 0 ही होगा। तो मतलब वैल्यू कितनी आ गई? 0। समझ गए? इस क्वेश्चन की डिमांड को समझो कि ये पूछ क्या रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं तो फिर से वही बात, ये मत कहना कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस था। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर नहीं थे, ये बेस है, कुछ भी नया इसके अंदर नहीं है। ओनली थिंग व्हाट वी डिड, वी यूज द फॉर्मूला, उसके बिहाफ पे हम लोगों ने सॉल्व किया। देखो एक बार कैसे किया है, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। जल्दी शाबाश, ध्यान से करते हुए चलो, डिफिकल्ट नहीं है। चलो भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14, अच्छा, एंड दैट ऑफ लास्ट 3 is 17, देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज। बहुत बढ़िया सवाल है, कड़क सवाल है, थोड़ा सा सोचो कैसे करोगे। टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन 15 दिया हुआ है। मान लेता हूं 5 ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, x3, x4, x5, इनका मीन 15 है। अगर इनको मैं प्लस कर दूं, इन सभी को प्लस कर दूं और डिवाइडेड बाय 5 कर दूं, तो वही वैल्यू आप बोल रहे हो मुझे कि 15 दिया हुआ है। एक ही बात है। अगर इनका मैं सम करूं तो कितनी वैल्यू आएगी? आपके पास एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर। अगर मैं नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो सम निकल जाएगा। यस और नो? वही मैं बोल रहा हूं, इसको यहां ले जाओ। तो वैल्यू हुई हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 15 इंटू 5 75 75। इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब याद रखना, आपको पता भी है कि एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर। अगर मुझे यहाँ से सम निकालना हो तो मैं a इंटू एन कर दूंगा। यहाँ पे वही हमने किया। अब अगली कंडीशन पे चलते हैं। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 क्या होगा? x1, x2, x3, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? डिवाइड बाय आएगा 3। तो जो डिवाइड में 3 आएगा वो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। एवरेज कितनी दे रहा है? एवरेज बोल रहा है 14, तो 14 इंटू 3 42। कोई दिक्कत? क्लियर है? जिसे क्लियर है सही है, जिसे दिक्कत लग रही है सुन लो मैंने क्या लिखा। मैंने ये कहा x1 प्लस x2 प्लस x3 सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बी इक्वल टू मीन। मीन कितना है? 14। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, इस 3 को मैं यहाँ पर लेके मल्टीप्लाई किया, बस। तो वो 3 मैं उधर ले गया, 42 आ गया। ठीक है, नथिंग इज डिफिकल्ट। दैट इज से इक्वेशन नंबर 2। अब यही सेम कहानी करेंगे अगली स्टेटमेंट में। अगली स्टेटमेंट में क्या गिवन है? एंड दैट ऑफ लास्ट 3। लास्ट 3 क्या है? x3, x4, x5। तो क्या लिख देंगे हम लोग? हम लिख सकते हैं यहां पर x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 17। इनका 17 दिया हुआ है, लेकिन इसके बाय में जो 3 है वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 51। इक्वेशन नंबर 3। ओके, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये भी 3 ऑब्जर्वेशन है। बाय में कितना आना था? 3 आना था, इक्वल टू 17 आना था। ये रहा 17, तो मल्टीप्लाई करो 17 3 51। अब सोचो एक बार, 2 तरीके हैं निकालने के। पहला ये टोटल 5 टर्म थी, 1 2 3 4 5। इन पांचों टर्म्स में से पहले तीन का सम 42। अगर मैं इन 3 वैल्यूज को ऐड करूं तो इनका सम आता है 42। अगर मैं लास्ट वाली 3 को ऐड करूं तो इनका सम आता है 51। निकालना क्या है? देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? कॉमन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन पहली 3 में भी आ रही है, थर्ड ऑब्जर्वेशन लास्ट की 3 में भी आ रही है। तो सबसे सिंपल सा मेथड क्या है कि आप एक काम कर दो कि आप इन दोनों को प्लस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि पहली 3 टर्म्स को जोड़ने पर 42 आ रहा है, लास्ट की 3 को जोड़ने पर 51 आ रहा है, तो बीच वाली टर्म तो उसमें इंक्लूड हो ही रही है। तो जो बीच वाली वैल्यू होगी वो कैसे निकालोगे आप? बताओ। सिंपल, टोटल सम कितना है? इसका टोटल का सम कितना है? दिस प्लस दिस, वो ये रहा 75। अगर मैं इनको सबको जोड़ रहा हूं तो वो 75 आ रहा है। तो एक काम कर दो, ये दोनों जोड़ दो, इसको इसमें से घटा दो, तो बीच वाली वैल्यू आ गई। सिंपल सी सेंस बन रही है। तो कितना आ गया? 42 और आपका 51, इसे जोड़ दो, 2 और 1 3, 5 और 4 9, इसमें से घटा दो आपका 75, 13 में से 5 गए 8, 8 में 7 गए 1, 18, 18 कहां पर है? ये रहा, ये आपकी टर्म होगी, ये वाली 18। समझ गए? क्लियर है? अब इस वाली वैल्यू को आप वेरीफाई भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? वो सिंपल दिखाई दे रहा है कि यार दिख रहा है मुझे इनका सम 42 है, अगली का 51 है, तो ऐसी कौन सी कॉमन टर्म में लेके चलूं जो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे? 18 ही आएगी। सो 18 इज द राइट आंसर। आप जिस मर्जी तरीके से कर सकते हो, बहुत से स्टूडेंट्स को ये वाला इजी लगता है, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर। ओके, देखो एक बार क्या किया गया है, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। जल्दी, शाबाश।
चलो क्वेश्चन नंबर 12, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म इज 11, मीन गिवन है आपको, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ये क्वेश्चन आसान है, पहले प्लीज खुद से ट्राई करें आप लोग, बताइए मुझे कितना एक्स का आंसर आ रहा है, ट्राई योरसेल्फ, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, बेसिक फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना इसके अंदर नया, आपको वही पता है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, पहली टर्म x प्लस नेक्स्ट टर्म x प्लस 2, नेक्स्ट टर्म x प्लस 4, नेक्स्ट टर्म x प्लस 6, नेक्स्ट टर्म x प्लस 8। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? टोटल 5 टर्म्स आर देयर, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। मीन भी आपको गिवन है, ये रहा 11। ओके, अगले स्टेप में क्या करूंगा मैं, 11 इंटू 5 55 विल बी इक्वल टू, लाइक टर्म्स को ऐड कर दो, x 1 2 बार 3 4 5, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 5 बार हो गया, सो आई कैन से 5x। अब कांस्टेंट टर्म 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, तो प्लस 20 हो गया। इसको यहां पे लेके माइनस में कर दो, 55 में से 20 गया 35 इज इक्वल टू 5x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। कहां पर है 7? ये रहा आपका 7। क्लियर है? अगर MCQs के अलावा नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है और वो बोलते हैं वेरीफाई करो, तो वेरीफाई भी कर देना, x की वैल्यू को सब में पुट कर देना, डिवाइड बाई 5 करना, आपका आंसर 11 आना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 13, द मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर्स इज x बार। मीन आपको दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है ऐसे, x बार मीन दिया हुआ है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय k, k क्या है? k कोई कांस्टेंट टर्म है। अगर आप हर एक नंबर को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हो, देन द न्यू मीन ऑफ द न्यू सेट विल बी। इस पॉइंट को एक लॉजिक से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास मान लो नंबर दिए हुए हैं, कुछ भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, इसका मीन कितना होगा? इसका मीन होगा 3। समझ गए? निकाल के देख लेना, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 बाय 5 3 ही इसका मीन आ गया। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है, मैं मान के चलता हूं वो ये है, समझने के लिए, आपको समझाने के लिए हो गया। अब इसने ये कहा कि अगर आप हर एक नंबर को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, किसी कांस्टेंट नंबर से, कोई नंबर आपकी इच्छा है, कुछ ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 10 ले लो, तो इन सबको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 को 10 से किया, बी को 10, 2 को 10 से किया, 3 को किया, 4 को किया, 5 को किया, तो ये कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द न्यू सेट। अब इसका जो नया मीन आएगा कितना आएगा? 30 आएगा। अब इसने यहाँ पे ऐसा कुछ आंसर दिया ही नहीं हुआ। एक बात सोचो, लॉजिक लगाओ, इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास ऑब्जर्वेशंस गिवन थी, मिडिल टर्म आपका मीन आ रहा था। अब जब आपने निकाला, इसका जब आप आंसर निकालेंगे, 20 और 10 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100, 100 और 50 150, 150 बाई 5 30। अब भी आपकी मिडिल वैल्यू ही आपका आंसर आ रहा है। समझ रहे हो? तो मतलब ये हुआ, पहले वाले केस में जो मीन था वो 3 था, दूसरे वाले केस में, नए वाले केस में जो मीन है वो 30 आया। क्या रिलेशन पता लगा? रिलेशन ये पता लगा कि जिस नंबर से आपने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया था, आपका मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? दोबारा सुनो, आपने हर एक टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया था? आपने हर एक टर्म को 10 से मल्टीप्लाई किया था। तो हर एक टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मीन आया, वो नया मीन भी पुराने मीन को 10 से मल्टीप्लाई करने पर ही आ रहा है। कोई भी नंबर लेके देख लो, सेम रिजल्ट हमेशा आएगा। ओके, सो दिस विल बी, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? दिस इज के एक्स बार। तो के क्या है हमारे केस में के हमारा 10 है। आप जो मर्जी लेके चल पड़ो, 2 3 50 लाख, 3.25 लाख, जो मर्जी ले लो, रिलेशन सेम आएगा। सो के एक्स बार इज द राइट आंसर। देखो मैंने क्या समझाया, क्या इसके अंदर था? आगे चलते हैं उसके बाद। फटाफट शाबाश। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, मैथ्स तो क्या डिफिकल्ट होता ही नहीं है। डिफिकल्ट है तो बस सोच कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, ध्यान से करते हुए चलो, नथिंग इज डिफिकल्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The distribution below gives the marks obtained by 80 students on a test. 80 students in a test. The model class of this distribution is. मॉडल क्लास कौन सी होती है? मॉडल हम लोग चेक करते हैं फ्रीक्वेंसी वाले केस के अंदर सबसे मोस्ट अकरिंग टर्म कौन सी है. मोस्ट अकरिंग टर्म कौन सी है? और ये सवाल भी आपका सीबीएसई में पूछा जा चुका है. अब एक काम करो, इसको जनरल टेबल में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये लेस देन वाली कहानी गिवन है. इस मार्क्स को मैं यहां पे CI लिख देता हूं. ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी. अब हो जाएगा इजी. लेस देन 10, इसे ले लो 0 से 10. अगले को मैं ले लूंगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50 और आपका लास्ट बनेगा 50 to 60. ठीक है. फ्रीक्वेंसी सोचो, दिमाग लगाओ. 10 से कम 3 है तो 0 से 10 में भी आपके 3 ही आएंगे, यहां पर 3 ही वैल्यू रहेगी. 10 to 20 आपके पास जो लेस देन 20 वैल्यू है वो 12 है. 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 20 से कम है. अब यार 20 से कम तो 19 वाला बच्चा भी है, 18 वाला भी है, 10 वाला भी है, 9 वाला भी है, 1 वाला भी है, 0 वाला भी है. हाँ या ना? मुझे कौन से चाहिए? जो सिर्फ 10 से 20 में है. तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 10 से 20 के निकालने हैं तो 10 से पीछे वाले हटा दूंगा. नहीं समझे? दोबारा सुनो. ये वाली जो कहानी है जो यहां पर लिखी हुई है, ये जो नंबर गिवन है आपको 12, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 से कम है. 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 20 से कम है. तो यार 20 से कम नंबर कौन कौन से होते हैं? 19 भी है, 18 भी है, 17 भी है, 10 भी है, 2 भी है, 0 भी है. तो वो सारे बच्चे मिला के 12 बच्चे हैं. लेकिन मुझे क्या निकालना है? मुझे वो बच्चे चाहिए जिनके नंबर सिर्फ 10 से 20 के बीच में है. तो मैं एक काम करूं ना, इसमें से वो नंबर माइनस कर दूं जो 10 से नीचे वाले हैं. सिंपल, क्योंकि मुझे ये वाला इंटरवल चाहिए. तो 10 से नीचे वाले कौन से हैं? ये 10 से नीचे वाले ही तो हैं. यस और नो? तो लेस देन 10 3 बच्चे थे, टोटल 12 बच्चे हैं 20 नंबरों तक. इस 12 में ये वाला भी काउंट है. ओके. तो मुझे जब 10 से 20 निकालना है तो मैं 12 में से इसे माइनस कर दूंगा. 12 में से 3 गए 9, ये मेरे पास 9 आएगा. अब 20 से 30 में कौन से आएंगे? आगे देखो, ये टोटल 27 बच्चे वो हैं जिनके नंबर 30 से कम है. तो 30 से कम कौन से हैं? जिस बच्चे के 29 नंबर है वो भी इसमें काउंट हो रहा है, जिस बच्चे के 28 नंबर है वो भी काउंट हो रहा है, 20 वाला भी, 22 वाला भी, 4 वाला भी, 0 वाला भी. समझ गए कहानी? लेकिन मुझे क्या चाहिए? सिर्फ 20 to 30 वाला. सो 20 to 30 के लिए मैं ये भी घटा दूंगा और ये भी घटा दूंगा, दोनों वैल्यूज को माइनस कर दूंगा. सिर्फ रखूंगा 20 to 30 वाला. तो आप उसमें से ये हटा दो, सिंपल सा फंडा, ये वाला माइनस कर दो, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली ये दोनों काउंट हो रहे हैं. ओके. सो ऐसे केस में जब भी लेस देन वाली कहानी आए, याद कर लो इसको. कॉन्सेप्ट समझ आ गया? जब भी लेस देन आपको दिखाई दे, उस केस के अंदर, लेस देन वाले केस के अंदर प्रीवियस वाली वैल्यू माइनस करते चलो, प्रीवियस वाली वैल्यू माइनस करते चलो, प्रीवियस वाली वैल्यू माइनस करते चलो. ओके. तो यहां पे 12 में से 3 गया 9 आ गया. अगले में 27 में से 12 गया, यहां पर 15 आ जाएगा. अगले में 57 में से 27 गया, यहां पर 30 आ जाएगा. उसके बाद 75 में से 57 गया 18, और 80 में से 75 गया 5. मुझे क्या निकालना है? मॉडल क्लास. कहां से निकलेगी? जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी. सबसे ज्यादा क्या है? 30. तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी. 30 इज द मोड. ओके. पूछा क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मॉडल क्लास से पूछा है, तो 30 to 40 इज द राइट आंसर. अगर लोअर लिमिट पूछता 30 बोल देता, अगर अपर पूछता 40 बोल देता. ये इसका आंसर है. देखो एक बार, फिर आगे चलते हैं. दिस इज वेरी इजी. मैथ्स तो खैर है ही इजी, ध्यान से करने की बस जरूरत है. शाबाश. देखो आगे बढ़ते हैं उसके बाद. चलो भाई, चलो शाबाश, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन.
मोड इज, ये तो आसान है, अभी बता के हटाऊंगा। मोड क्या होता है? मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। लीस्ट होती है क्या? ऑब्वियसली नॉट। मिडिल वैल्यू को तो मीडियन बोलते हैं, नन तो हटा ही दो, फिर क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, याद भी कर लो, अभी बताया भी था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन। क्या होता है मीडियन? सबसे मिडिल वाली वैल्यू। लेकिन यस, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका जो डेटा है वो अरेंज्ड होना चाहिए, या तो आपका वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या आपका वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ये पक्का होना चाहिए, इट शुड बी अरेंज्ड। तो यस, मीडियन इज द राइट आंसर, मिडिल वैल्यू। नेक्स्ट, द CF ऑफ द क्लास 60-70 इन द फॉलोइंग इज। CF निकालना है। CF निकालना सिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले, चेक कर लो एक बार। आप लोग निकालो पहले, आप लोग बताओ कितना इसका आंसर आएगा। करो शाबाश, ट्राई करो, बैठो मत। फ्रीक्वेंसी गिवन है, CF निकाल दो, निकालो। फर्स्ट वाला एज इट इज 10, 10 और 25 35, 35 और 28 63, 63 और 12 75, 75 प्लस 10 85 प्लस 15 100। चलो अब बताना क्या है मुझे बताना है CF ऑफ द क्लास 60-70। ये रहा 60-70, कितनी वैल्यू है? 63। कहाँ है 63? ये रहा इसका आंसर। क्लियर है? अब आगे निकालने की जरूरत थी नहीं, बस मैंने दिखाया ऐसे समझाने के लिए आपको कि आप ऐसे पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जाम में पूरा मत निकालना, एग्जाम में उतना ही निकालना जितनी आपको जरूरत हो। ठीक है, चेक इट आउट वंस, जल्दी शाबाश। आगे चलते हैं फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मोड using an empirical relation when it is given that mean and median are 10.5 and 9.6 respectively। मैं ऑप्शंस लिखता हूं, आप आंसर निकाल के दिखाइए। मैंने बताया था आपको इंपीरिकल रिलेशन क्या होता है, मीडियन मोड और मीन मीडियन मोड वाला रिलेशन बताया था मैंने। मैं ऑप्शन लिखता हूं, आप मुझे बताओ कितना इसका आंसर रहेगा, जल्दी। ऑप्शन है 8.7, 7.8, 18.7, 17.8। बताओ जल्दी, फटाफट, वेरी इजी। रिलेशन बताया था मैंने, दोबारा से लिख देता हूं। रिलेशन होता है मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ओके, मोड ही निकालना है मुझे, मैंने वही यहां पर लिखा है, थ्राइस ऑफ मीडियन। कहाँ है भाई मीडियन? द वैल्यू दैट मीन, तो पहले वाला आपका मीन होगा, जो बाद में आया वो बाद वाली वैल्यू होगी। तो मीडियन आपका ये वाला है 9.6 माइनस ट्वाइस ऑफ मीन कितना है? 10.5। कर दो मल्टीप्लाई, 3 6 18 का 8 हासिल 1, तो 3 9 27 और 1 28। डेसिमल 1 के बाद लगेगा। क्या माइनस करना है इसमें से? 10.5 का डबल कितना होता है? 21, माइनस कर दो इसमें से 21.0, कितना आ गया? 7.8 आपका उत्तर है। कहां पर है? ये रहा, बी इज द राइट आंसर। ये रिलेशन याद कर लीजिए, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने पीछे भी बताया था और फिर से बता रहा हूं, आगे भी काम आएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। in a continuous frequency distribution the median of data is 21. If each observation is increased by 5 then find the new median। तो नया मीडियन निकाल के दिखाओ। निकालो भाई, ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन देता हूं मैं आप लोगों को। मीडियन हमें निकालना है ना, ट्वेंटी 36, 26 या फिर नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शंस आप लोगों के हैं। अब ये भी वही कर पाएगा जिससे बेसिक आता है, जिससे कॉन्सेप्ट आता है, अदरवाइज नहीं होगा ये क्वेश्चन, सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा उस बच्चे से जिसे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता कि मीडियन कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से करेंगे। अगर नहीं पता तो नहीं निकाल सकते। एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, मीडियन ऑफ द डेटा इज 21।
मीडियन इज इक्वल टू 21. इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 5, अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 बढ़ा देंगे तो नया मीडियन कितना आएगा बताओ. हमने पीछे क्वेश्चन किया था, मैंने समझाया था वहां पर कहानी क्या थी. वहां पर कहानी ये थी कि मान लो 1 2 3 ये बीच वाली वैल्यू हमारी मीडियन थी. 1 2 3 हम ये कह रहे थे उस केस के अंदर आप इसमें कोई चेंज करो इन तीनों के अंदर या इन तीनों में कोई चेंज करो, उस वाले केस पे मीडियन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ या ना? क्योंकि आपने इसमें कोई चेंज किया ही नहीं था. आपने चेंज किस में किए थे? आपने चेंजेस किए थे उस मिड वैल्यू से, या तो आगे वाली टर्म्स में या पीछे वाली टर्म्स में. लेकिन इसने अब इस केस में कहा है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 5. एक एग्जांपल लेके चलो समझना. हम लोग लेके चलते हैं, यही टर्म ले लेते हैं. पहली टर्म x1 है, दूसरी टर्म x2 है, फिर आपका x3 है, फिर आपका है ये बीच वाली वैल्यू जो कि आपका मीडियन है, जो कि मुझे दिया हुआ 21. फिर आपका है x5, आपका x6, फिर आपका x7, x4 ये आ गया ना. 1 2 3 4 5 6 7. आपने कहा आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 से बढ़ा दिया. आपने यहाँ भी +5 कर दिया, आपने यहाँ भी +5 कर दिया, यहाँ भी +5 कर दिया, आपने यहाँ भी +5 कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी. अब लगाओ प्लीज अपना लॉजिक. देन द न्यू मीडियन विल बी, नया मीडियन क्या आया? 21 और 5 26 आ गया. तो नया मीडियन भी आपका 26 हो जाएगा. मतलब 5 बढ़ जाएगा. सिंपल वे में ये है. सो इट विल बी 26. ओके. अब अगर इसके अलावा क्वेश्चन में मैंने जान के ऑप्शंस दिए हैं, इसके अलावा अगर एग्जाम में ऑप्शन ये आ जाएं, देन द न्यू मीडियन विल रिमेन सेम, न्यू मीडियन इंक्रीजेस बाय 5, डिक्रीजेस बाय 5, नन ऑफ द अबव. कोई गलत नहीं होगा. बिल्कुल 100% ऐसे भी क्वेश्चन के ऑप्शन एग्जाम में आ सकते हैं. अब ये आपको अपना लॉजिक यूज करना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है कि मैं किस तरीके से सॉल्व करूं. ओके. तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं. अगर मान लो ये ऑप्शन आपके पास आते तो आपने क्या कहा? इंक्रीज्ड बाय 5, तो इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 5. ये आपका आंसर आ जाता. समझ गए ना? तो अगर सिर्फ 21 दिया हुआ तो 21 में 5 बढ़ा दूंगा, 21 और 5 26. ये आपका सही उत्तर होगा. देखो फिर आगे चलते हैं. छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को. क्वेश्चन आसान है, प्लीज ध्यान से करते हुए चलें. बहुत अच्छे सवाल है. चलिए लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. इसमें ऑप्शंस मैं दे दूंगा, पहले पढ़ लो. इफ द मीडियन ऑफ द सीरीज एक्सीड्स द मीन बाय 3. अगर आपका जो मीडियन है, किसी सीरीज का मीडियन है, वो मीन से 3 बढ़ गया. मीडियन बढ़ गया मीन से 3. क्या मतलब हुआ? सोचो. मेरी एज आपकी एज से 5 साल ज्यादा है, मेरी एज आपकी एज से 5 साल ज्यादा है. क्या मतलब हुआ? हम दोनों की एज का डिफरेंस 5 है. लेकिन पहले किसे लिखूं? पहले हमेशा लिखते हैं बड़ी वैल्यू को. तो ज्यादा एज किसकी है? मेरी है, तो मेरी वैल्यू पहले लिखी जाएगी. मेरी एज माइनस आपकी एज इज इक्वल टू 5. समझ गए? तो यहां पर वही लिखा हुआ है, मीडियन ज्यादा है मीन से. तो मैं क्या लिखूंगा? आप ये लिखेंगे कि मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 3. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. समझ गए? देन व्हाट नंबर द मोड एक्सीड इट्स मीन. अपोस्ट्रोफी नहीं है ये. देन व्हाट नंबर मोड एक्सीड इट्स मीन. तो बताओ जो मोड है वो मीन से कितना ज्यादा होगा. अब लगाओ रिलेशन, लगाओ लॉजिक, लगाओ कॉन्सेप्ट. टेल मी द आंसर. आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस हियर. ऑप्शंस मैं बताता हूं आपको. देन द बाय व्हाट नंबर मोड एक्सीड्स इट्स मीन. मोड कितना बढ़ेगा? बाय 9, बाय 10, बाय 11, विल नॉट एक्सीड. बताओ, लगाओ लॉजिक, बताओ कितना इसका आंसर आएगा. शाबाश. यूज द सेम रिलेशन, use the same empirical formula what we have been using, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, और 2 क्वेश्चंस में हम लोग यूज कर भी चुके हैं. क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था
मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। अब दो चीजें हैं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से निकाल के देखेंगे। पहला तो अभी बताता हूं मैं, एक काम करो, अगर मैं इस वाले रिलेशन को ये लिख दूं कि मीडियन इज इक्वल टू 3 प्लस मीन, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ा ना। इस मीन जो माइनस था उसे वहां जाके प्लस का कर दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जहां जहां पर मीडियन है वहां पर ये वैल्यू पुट कर दो। या मैं ये कहूं कि मीन की वैल्यू पुट कर दूं, आपने मीडियन की वैल्यू पुट की है। आप रिलेशन देखो किसका निकालना है, आपको मोड का और मीन का रिलेशन निकालना है। समझ गए? तो क्वेश्चन का मीनिंग समझना है। तो इस वैल्यू को पुट करने की बजाय अगर मैं ये पुट कर दूं कि इसको वहां ले जाऊं, इसको यहां ले आऊं, तो x बार इज इक्वल टू, इसको मैं यहां ले गया, 3 को यहां ले आऊंगा, तो कितना हो जाएगा? मीडियन माइनस 3। तो ये गलत होगा, इस वैल्यू को पुट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपके आंसर में जो टर्म्स बचेंगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके मीन और मोड वाली बचनी चाहिए। अगर मीन की जगह पे मीडियन पुट कर दोगे तो मीडियन का और मोड का रिलेशन निकल जाएगा। समझ गए? तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है, वो किसके बारे में पूछ रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस रिलेशन मैं यूज करूंगा। मोड आपका एज इट इज रहने दो, इसमें कोई तब्दीली होनी ही नहीं है। इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, कितनी वैल्यू है? 3 प्लस मीन, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 3 प्लस एक्स बार, मतलब मीन, समझ लेना, माइनस ट्वाइस ऑफ मीन मतलब एक्स बार। कितना हो जाएगा? 3 3 या 9 प्लस 3x बार माइनस 2x बार, कितनी वैल्यू आ गई? 9, 3 में से 2 गया 1 प्लस x बार इज इक्वल टू मोड। आ गया आपका आंसर। ये देखो इधर, ये रहा बाय 9, मोड इज इक्वल टू 9 प्लस मीन। इसका मतलब क्या है? जो मोड है वो मीन से 9 ज्यादा है। या फिर मैं ये बोल दूं, अगर मैं x बार को वहां पर ले जाऊं तो क्या समझेंगे आप समझेंगे मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 9। और इसका मतलब क्या है? अभी समझाया था मैंने, ये रहा एज वाला एग्जांपल दिया था मैंने अभी, कि किन्हीं भी दो के बीच में किसी नंबर का अगर डिफरेंस है तो पहले उसे लिखेंगे जो बड़ा होगा। तो बड़ा कौन सा हुआ? मोड हुआ ना। तो मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 9। कितने का डिफरेंस है? 9 का। या ये बोल दो मोड मीन से 9 ज्यादा है। समझ गए कॉन्सेप्ट? पक्की बात है। एक और तरीका देखो इसको सॉल्व करने का, इसे मैं रब कर दूं। एक तरीका और देखना, इसे हटा दो यहां से। लेट अस रब दिस आउट। एक और रिलेशन में निकालूंगा, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। अरे रिलेशन क्यों हटा दिया? उसे लिख लो एक बार, वो गलती से हटा दिया मैंने। मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। एक बात मुझे बताओ, मुझे चाहिए मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 3। मीडियन माइनस मीन मुझे चाहिए। अगर मैं एक काम कर दूं, अगर मैं ऐसा करूं, देखना प्लीज ध्यान से, दिमाग लगाना है बस, कुछ नहीं है। और अगर मैं बोल दूं थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस, अगर मैं इस ट्वाइस ऑफ एक्स बार के साथ में माइनस एक्स बार कर दूं, मैं अगर एक एक्स बार माइनस कर दूं और एक एक्स बार यहां भी माइनस कर दूं, मतलब मीन की वैल्यू यहां भी घटा दूं और यहां भी घटा दूं। सर लेकिन क्यों घटा दूं? उसको यूज करने के लिए। कहां पर यूज होगा? देखो ये रहा, ये आपका मोड माइनस मीन यहां पर है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मीन यहां पे निकल जाएगा। आप यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 वाली। आप रिलेशन को यहां पुट कर सकते हो। मैंने क्या बोला? इट इज अप टू यू कि आप कैसे रिलेशन को यूज करते हैं। तरीके बहुत सारे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। मुझे चाहिए मीडियन माइनस मीन। मीडियन कहां पर है? ये रहा, माइनस में मीन, कर दो रिलेशन को यूज। बताओ सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर आगे चलते हैं, जल्दी करो, शाबाश। तरीके अनेक हैं, देखना हमें है, हमें कौन सा इजी लगता है या फिर हमने कितनी प्रैक्टिस की हुई है, बस इतना सा रिलेशन है। आगे सेम आंसर, जिसका आ गया ठीक है, जिसका नहीं आया वो देखो। इसे आगे सॉल्व करो। इफ आई से मोड माइनस मीन इज इक्वल टू
थ्राइस ऑफ मीडियन, ये कितना हो गया, -2 -1 -3 मीन, हाँ या ना, हो गया ना। दोनों में कितना कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो निकाल दो। अगर 3 कॉमन निकालूंगा अंदर वैल्यू बचेगी मीडियन माइनस मीन, ये यूज कर दो, हो गया ना इजी। थ्राइस मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह पे मीडियन माइनस मीन की जगह पे 3 पुट कर दिया मैंने, 3 इंटू 3 कितना आ गया 9, तो ये देखो ये रहा मोड माइनस मीन का रिलेशन 9 आ रहा है, समझ गए। और ये मैं बता ही चुका हूं, जो मैंने पीछे रब किया था, मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 9 का मतलब क्या है कि मोड मीन से 9 ज्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस 9 है, तो वही सेम आंसर आएगा बाई 9। ओके चलो आगे चलते हैं, पढ़िए। x plus 2x and x minus 1 are the frequencies of the numbers। अच्छा ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी, ये भी किसकी फ्रीक्वेंसी है, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी है रिस्पेक्टिवली। फाइंड इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 14.5 द वैल्यू ऑफ x। बड़ा आसान सा सवाल है, ध्यान से देखना। ये आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है, मतलब ये एक्साइज है। फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, एक्साई की ही तो होती है, मतलब आप ऐसे ही तो सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही तो करते हो आप लोग। ये एक्स आई, ये आपका एफ आई, एक्स आई कितना है, ये आपका 12 है, दूसरा 15 है और तीसरा आपका 20 है। इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये रही, लिखा हुआ है आर द फ्रीक्वेंसीज। तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी है x प्लस 2, दूसरे वाले की है x और तीसरे वाले की है x माइनस 1। बोला क्या हुआ है, इफ द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 14.5, x बार की वैल्यू गिवन है 14.5, निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ x इज, फॉर्मूला यूज कर दो, बेसिक फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, उससे अपना यूज कर दो, आ जाएगा आंसर। आप लोग भी ट्राई करें, बताइए कितना आपका आंसर आ रहा है, जल्दी पहले आप लोग ट्राई करो। ऑप्शंस हैं 2 3 4 5, जल्दी जल्दी शाबाश। फॉर्मूला पता ही आप लोगों को, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, या समेशन बोल दो, एक ही बात है। मीन की जगह मीन पुट कर दो, जो जो आपको दिया हुआ है पुट करते चल पड़ो। एक्स बार कितना है 14.5 इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई, निकाला क्या, नहीं निकाला, निकाल लो इधर, ये लो एफ आई एक्स आई करो। 12 इंटू एक्स प्लस 2, 12x प्लस 24, 15x, 20 इंटू एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा 20x माइनस 20, इनको सबको प्लस कर दो। तो जब प्लस करेंगे तो x वाले को अलग प्लस कर दो, बाकी कांस्टेंट टर्म को अलग से प्लस कर दो। तो कहाँ है, ये रहा 12x 15x 20x, सब प्लस में ही है। 15 12 27, 27 और 20 47, तो 47x, 24 माइनस 20, 24 में से 20 गया तो प्लस का 4, किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। ओके तो यहां पुट कर दूंगा मैं 47x प्लस 4 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, इन सबको प्लस कर दो। x प्लस 2x, x माइनस 1, x को ले लो पहले, x x x 3x, 2 में से एक गया 1, 3x प्लस 1 यहां पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इंटू दिस कर दो मल्टीप्लाई, इसके बाय में कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 14.5 इंटू 3x, तो सीधा कर दो 3 5, 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 3 1 3 और 1 4, 43.5x। ओके प्लस 14.5 को 1 से कर दो, 14.5 इंटू 1, ये लो 14.5 इज इक्वल टू, ये आपका एज इट इज रहेगा 47x प्लस 4। करिए सॉल्व कर दो, इसे उधर ले जाओ, उसे इधर ले आओ, 14.5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 10.5 इज इक्वल टू 47 माइनस 43.5 कितना आ गया 3.5 x, निकालना क्या है, x निकालना है, डिवाइड कर दो 10.5 डिवाइडेड बाय 3.5। डेसिमल दोनों ही केसेस में राइट साइड से एक छोड़ के है, तो मतलब ये हुआ डेसिमल से डेसिमल कट हो गया। 35 की टेबल में 105 कहाँ पर आता है, 3 पर आता है, 3 ढूंढ लो कहाँ पर है, ये रहा 3, बी इज द राइट आंसर। ओके तो ऐसे क्वेश्चन में गलतियां नहीं करनी है, ध्यान से करते हुए चलना है। बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है इन एक्स वाले टर्म्स के अंदर, ध्यान से करना है। देखो उसके बाद चलते हैं आगे, चलो चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 17.5।
एंड x इज लेस देन 6, x जो है 6 से कम है। ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं। ये आसान सा सवाल है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। कहाँ पर है x? ये रहा x, और मोड आपको गिवन है 17.5। मोड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? मोड का फॉर्मूला क्या होता है? पुट कर दो, सब कुछ आपको गिवन है, यहां से निकाल देंगे हम लोग। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय H। हाँ या ना? यही होता है, याद कर लो। जिसको याद नहीं है वो याद कर लो, जिसको याद है अच्छी बात है। अब ढूंढना स्टार्ट करो, इन सभी की वैल्यूज फाइंड करना स्टार्ट करो। L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कहाँ से ढूंढूं? मॉडल क्लास कहाँ से ढूंढेंगे? मॉडल क्लास आप ढूंढेंगे फ्रीक्वेंसी में से। अब से फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 6 है, ये वाली। अब आपका सवाल शायद मन में ये आए कि सर ये भी तो हो सकता है, इसने लिख दिया ऊपर एंड x इज लेस देन 6, x 6 से कम है। अब क्वेश्चन आसान हो गया, अगर 6 से कम है तो मतलब ये मेरा मोड वाली वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ही शो कर रहा है, तो ये होगी मेरी मॉडल क्लास। हाँ या ना? इसमें से ये क्या आ गया? लोअर लिमिट L हमारे पास आ गया, ये हो गया हमारे पास 6, ऊपर क्या है 3, नीचे क्या है x। अब कहाँ पे पुट करते हो आप? F0, F1, F2 वाली कहानी कहाँ पे होती है? इसे आप बोलते हो F1, इससे ऊपर वाले को आप बोलते हो F0 या F0 बोल दो, इससे नीचे वाले को आप F2 बोलते हो। हाँ या ना? अब आसान हो गया, सारी वैल्यूज पुट कर दो। h क्या है? h द डिफरेंस, h इज द क्लास साइज। ओके, ये क्लास का साइज कितना है? 5 का है। यहाँ पुट कर दो सब कुछ। भाई तू साइड हो जाओ थोड़ा सा, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। L 15 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, 6 में से 3 गया 3, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1, 6 दूनी 12, माइनस F0 3, माइनस F2 आपका x है, ये लो सर, मल्टीप्लाई पे h कितना है? 15 और 20 का डिफरेंस आपका 5 दिया हुआ है। ओके, क्लास साइज आपका 5 है। मोड आपका है 17.5। अब सुनो, 17.5 यहां लिखा जाएगा इसकी जगह पे, राइट? तो 17.5 माइनस 15, माइनस क्यों? इस 15 को मैं वहां ले गया। अरे यहां पर लिख दो ना इसकी जगह पे, ये मान लो यहाँ पे मोड लिखा हुआ है आपका। ओके, कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे ऑप्शन आ गए, ये लो, ये मोड की जगह पे मैंने यहाँ लिख दिया 17.5। अब इजी हो गया। अब ठीक है, इसको वहां ले जाके माइनस कर दो, 17.5 में से 15 गया, 2.5 आ गया, राइट? इज इक्वल टू 3 अपॉन 12 में से 3 गया 9, 9 माइनस x, इस पूरे के इधर मल्टीप्लाई में 5 है। अब ये मल्टीप्लाई में 5 है, यहां पे आके डिवाइड में भी तो हो ही सकता है, एक ही बात है। कितना बचा? ये बचा 0.5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 9 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 को 9 से, 0.5 को x से। अगर किसी को कंफ्यूजन आती है इस 0.5 वाले केस के अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम को उस तरीके से करो जिससे आपको आसान लगता है। इस डेसिमल को हटा दो, यहाँ पे 0 लगा दो। अब ठीक है, अब 5 से कर दो, 5 5 25, 5 10, या 25 से कर दो ना सीधा। एक सेकेंड रुको, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लो। सीधा कितना आ गया ये? 1/2। अब कर दो मल्टीप्लाई, 9 माइनस एक्स इंटू 1, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 दूनी 6। माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6 में से 9 गया -3, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ए ऑप्शन आपका शायद 3 ही था, वो आपका राइट आंसर होगा। ये माइनस माइनस आपका कट हो गया। ध्यान क्या देना है? ध्यान सिर्फ ये देना है कि आपको किस तरीके से इजी लगता है, उस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है भाई? गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान से करते हुए चलना है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली? मीन याद कर लो, मीन को आप ग्राफिकली कभी डिफाइन फाइंड नहीं कर सकते। आप मीडियन को निकाल दोगे, आप मोड को भी निकाल सकते हो, लेकिन मीन को आप कभी नहीं निकाल सकते। मीन इज नॉट पॉसिबल फाइंड ग्राफिकली। 25th, द रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन एंड द मोड। ये तो मैं बता चुका हूँ कितनी बार पहले, खुद निकाल देना, इसे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं।
If A is equal to 55.5 and number of terms, sigma fi di 60, find the mean from the given data. तो जब मुझे fi di दिया हुआ है तो मुझे ये पता लग रहा है कि x बार का फॉर्मूला ये वाला इन्होंने यूज किया हुआ है, सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi. कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि fi di अज्यूम्ड मीन में हम लोग यूज करते हैं, स्टेप डेविएशन में fi ui यूज करते हैं. तो पुट द वैल्यू a 55.5, अज्यूम्ड मीन की वैल्यू है 55.5 प्लस सिग्मा fi di 60, सब कुछ दिया हुआ है 60 अपॉन सिग्मा fi ये रहा. n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, या क्या बोल दो सिग्मा fi एक ही बात है, अपॉन 100. मीन तो आपको निकालना ही है, कर दो सॉल्व भाई, आसान सा सवाल है. इजी करना, इजी कर लो इसको. 0 से 0 कट कर दो, 0 से 0 गया, 2 से करो, 2 से 3 पे गया, 2 से 5 पे गया. 55.5 प्लस 2 3 6. या एक काम करो, रुको, एक काम करो, रुक जा भाई, इसे मैं नहीं कर रहा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए बता रहा हूं. सिग्मा fi di 60 अपॉन सिग्मा fi आपका 100. एक बात सोचो ध्यान से थोड़ा सा, अगर मैं 0 से 0 कट कर दूं, कितना बचा? 6/10, मतलब क्या है? 0.6. ये आप सिंपल भी निकाल सकते हो. 60 अपॉन 100 भी कितना है? 0.6 ही है, एक ही बात है. मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कितना है? 55.5. यहाँ कितना बचा? 0.6. बात खत्म. 5 और 6 11, 5 और 1 6, 5 56.1 इसका उत्तर होगा. केवल आपका 1 है, बी इज द राइट आंसर. ये आपका सही उत्तर होगा. ओके आप इसे अगर ऐसे कर लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. तो भी एक बात एक ही है, क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को बहुत सारी. अगर मैं जैसे पहले कर रहा था वैसे कर लो भले ही. कितना है? 55.5 प्लस मैंने क्या किया था? 2 से कट किया था, तो कितनी वैल्यू आती? 2 3 6, 2 5 10. तो भी कोई दिक्कत नहीं आती. अगर इसे बाद में करोगे 3/5 तो भी कितना आएगा? 0.6 ही आएगा. ऐसे नहीं करते हो, इसका डेसिमल हटाओगे. तरीके अनेक हैं, कैलकुलेशन इज अप टू यू, जैसे आपको आसान लगे. चलो 27th, if the difference of mode and median of a data is 24, then difference of median and mean. निकाल चुका हूं पहले मैं, फटाफट से करके आप लोग दिखाओ कितना आपका आंसर आता है. आपको डिफरेंस दिया हुआ है मोड एंड मीडियन का, मतलब ये बोल रहा है मोड माइनस मीडियन. आप लोग सॉल्व करते रहे प्लीज फटाफट अपनी कॉपी के अंदर. इज इक्वल टू 24. ओके और मुझे निकालना है रिलेशन मीडियन और मीन के डिफरेंस का. मुझे निकालना है मीडियन माइनस मीन का आंसर कितना होगा. फॉर्मूला मुझे पता है. फॉर्मूला क्या था मेरे पास? फॉर्मूला था मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन. यही था. अब ये ढूंढो, जैसे मैंने पहले भी करवाया था, कि मुझे किस चीज की जरूरत है. मुझे जरूरत है मीडियन और मीन की. मतलब मुझे क्वेश्चन में से मोड गायब करना पड़ेगा. तो यहां से मोड की वैल्यू निकाल दो ना. मोड की वैल्यू निकाल के यहां पे कर दो पुट. तो इस वाली वैल्यू से अगर मैं मोड निकालूंगा तो कितना आएगा? मोड विल बी इक्वल टू, ये माइनस मीडियन वहां जगह प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 प्लस मीडियन. ओके अब इस वाली वैल्यू को जो मोड की वैल्यू आपने निकाली है, इससे कर दो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट. यहां मोड की जगह पुट कर दो. क्या है? 24 प्लस मीडियन, यहां पुट कर दो. 24 प्लस आपका मीडियन इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन. इस मीडियन को वहां ले जाओ, माइनस का हो जाएगा. 3 में से 1 गया, 2 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू 24. 2 यहां से कॉमन निकाल दो. 2 कॉमन निकलेगा तो कितना बचा अंदर? मीडियन माइनस मीन, वही मुझे निकालना था. यहां पर कितना है? 24. ये कट हो जाएगा आपका 12. कहां पर है? ए इज द राइट आंसर. राइट ऐसा क्वेश्चन पहले भी निकाल चुके हैं. आगे चलते हैं. 28. इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 8 x 11 14 इज x, देन x इज इक्वल टू. अब यहां पे ये मीन वाली कहानी दे दी इसके अंदर. निकालो मीन. आसान है, आपको वैल्यूज गिवन है तो सिंपल सा फंडा है, x बार इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर. दिखाओ निकाल के.
इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल ऑफ दीज इज x, देन x इज, तो x आपका कितना होगा बताओ। यहाँ बीच में भी x दिया हुआ है, x की वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी। करो पुट, पहले खुद निकाल के दिखाओ फिर मैं करूँगा। वैल्यूज पुट करो, बेसिक फॉर्मूला ही यूज करना है, कुछ भी नया नहीं करना, जो जो गिवन है वो पुट करते हुए चले जाओ। इक्वल पुट कर दो जल्दी से जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मीन की जगह पे मीन पुट कर दो। मीन कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, सबका सम करोगे 7 8 प्लस x प्लस 11 प्लस 14, 7 और 8 15, 15 और 11 26, 26 और 14 40, 40 प्लस x अपॉन टोटल टर्म कितनी है 1 2 3 4 5, ये 5 है। मल्टीप्लाई करो 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 40 प्लस x, कितनी वैल्यू हो गई, इसको इधर ले आओ, ये आ गया 4x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। x आपका 10 है, कहाँ पर है ये रहा। वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरीफाई करना चाहो तो चेक करके देख लेना भले। अगर मैं 10 को यहाँ पुट कर दूँ तो 7 और 8 15, 15 और 10 25, 25 और 11 36, 36 और 14 50 है ना, तो 50 हमारे पास वैल्यू आई। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5 है, 5 इसे कट किया तो 10 ही आ रहा है, और 10 ही आपकी x की वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ भी वही वैल्यू पुट करनी है और वही आपका मीन भी है। समझ गए, क्लियर है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन पढ़ो, बताओ मुझे कितना इसका आंसर आएगा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। जल्दी करो, शाबाश। क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, जल्दी। ui की वैल्यू गिवन है, ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है ui इज इक्वल टू xi माइनस 25 बाई 10, और आपको सिग्मा fi ui गिवन है इज इक्वल 20, और सिग्मा fi आपको दिया हुआ है 100। सिग्मा fi इज इक्वल टू 100 का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो आपको निकालना है क्या है, मीन निकालना है। द मीन x बार इज इक्वल टू, अब सोचो इस केस में ui गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आप फॉर्मूला यूज करेंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाई बाय h, यही होगा। ये फॉर्मूला किस में यूज होता है, स्टेप डेविएशन में यूज होता है। बताओ कितना इसका आंसर आएगा, फटाफट निकाल के दिखा दो, जल्दी करो, टाइम लगाना नहीं है, फटाफट से सॉल्व करो, सब कुछ आपको दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन टू अस। जल्दी फटाफट, शाबाश। ए की वैल्यू गिवन है क्या आपको, अज्यूम्ड मीन, सर दिया ही नहीं हुआ। एच दिया हुआ है क्या, सर नहीं दिया हुआ। अब ये बात वो स्टूडेंट बोलेगा जिसने ऐसे क्वेश्चन नहीं निकाले। आपका ui का फॉर्मूला क्या होता है, आपका ui का फॉर्मूला होता है xi माइनस a अपॉन h। करिए रिलेट, ये रही a की वैल्यू, ये रही आपके h की वैल्यू, सब कुछ गिवन है। a कितना है 25, x माइनस a होता है तो माइनस मत लगा देना, a की वैल्यू 25 ही है, ये लो 25, प्लस सिग्मा fi ui ये दिया हुआ 20, सीधा सीधा दिया हुआ है, अपॉन सिग्मा fi वो रहा 100, मल्टीप्लाई बाय h ये रहा नीचे वाला, ये 10, कर दो सॉल्व। ये 0 से 0 कट हो गया आपका, ये 0 से ये वाला कट हो गया। कितना आसान सा सवाल था, 25 और 2 27। कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर मुझे बेसिक पता होगा, अगर मुझे फॉर्मूला पता होगा, अगर मुझे ये पता होगा कौन सा ए है कौन सा एच है, जो मैं यहाँ से रिलेट कर सकूं, तो टाइम नहीं लगेगा। टाइम लगेगा क्या, क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं। अगर मुझे ये पता ही नहीं होगा कि ये फॉर्मूला कौन सा लगाऊं और कौन सा ए है कौन सा एच है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके अंदर सॉल्व भी नहीं होगा शायद।